दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल तो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, फिर भी हमने वीडियो बनाया। कोशिश कर रहे थे कि एक ही वीडियो में गवर्नर जनरल समाप्त हो जाए, बट ज़्यादा कुछ परेशान था इसलिए हो नहीं पाया। आज कुछ ठीक लग रहा है तो हम अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। मेयो तक हम लोग देख लिए थे, ठीक। फिर से एक बार मेयो से देखेंगे कि मेयो गवर्नर जनरल देख रहे हैं मेयो। तो मेयो जो था कब से कब था, तो 1869 से 72 तक रहता है। यह अजमेर में सबसे पहला काम करते हैं। मेयो कॉलेज नामे पर है। मेयो कॉलेज 72 में स्थापना किया, फिर 72 में ही कृषि विभाग की स्थापना करते हैं। फिर इसी के समय में 1872 में ही सब काम जो मेयो के हुआ है 1872 में ही हुआ है। सबसे पहले कॉलेज खोलता है मेयो कॉलेज। कृषि विभाग की भी स्थापना 1872 में, और प्रथम बार जो जनगणना की शुरुआत होता है मेयो के समय में ही 1872 में हुआ। लेकिन नियमित जनगणना की बात करेगा कि नियमित जनगणना किसके समय में होता है, तो 1881 में रिपन के समय में होता है। किसके समय में? रिपन के समय में होता है, ठीक है। उसके बाद मेयो को में मियाँ देता है शेर अफरीदी नाम के एक व्यक्ति रहता है। शेर अली अफरीदी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के इनकी हत्या कर दिया। तब भारत में मरने वाले 3 गवर्नर जनरल हो गए। एगो एल्गिन था, ठीक है, एल्गिन। उसके बाद मेयो हो गया। उसके बाद एक थे कर्नवालिस, जिनकी समाधि हम लोग देखे थे कि गाजीपुर में था। तो 3 गो गवर्नर जनरल जिनकी मृत्यु भारत में हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक जो है 72 से 76 में रहेंगे। नॉर्थब्रुक 72 से 76 तक रहेंगे नॉर्थब्रुक। कह कि इसके काल में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ता है, ठीक है। बंगाल में एक अकाल पड़ता है, याद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। कि इसने बड़ौदा में कह कि इसने बड़ौदा के महालराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर देते हैं। मद्रास से क्या करते हैं, गद्दी पर बैठल रहते हैं कौन? गायकवाड़। उनको हटा दिया जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक करों को बंद करना है। किनका उद्देश्य था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक जो भी कार्रवाई है उनको बंद करना है। किनका उद्देश्य रहता है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। नॉर्थब्रुक के सबसे अच्छा काम पूछता है कि कुक्का आंदोलन के समय गवर्नर कौन थे? तो नॉर्थब्रुक। याद रखें, कुक्का आंदोलन 1872 में होता है, ठीक है। कुक्का आंदोलन चलाते कौन है? देख लीजिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह रहते हैं। उसके बाद राम सिंह कुक्का और भगत जवाहर मल, 3 व्यक्ति मिलके कुक्का आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। 1872 में होता है। किसके समय में होता है? नॉर्थब्रुक के समय में। उसके बाद नॉर्थब्रुक के समय में ही सुएज नहर खुलता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार करने के लिए सुएज नहर का ओपन जो होता है नॉर्थब्रुक के समय में ही होता है। आगे अब देखेंगे हम लोग लिटन। अगला गवर्नर जो आएगा लिटन आएगा। यह 1876 से लेके 80 तक रहेंगे। इनके बाद लिटन के बाद कौन आएगा? रिपन आएगा, ठीक है। तो लिटन को देखते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्यकार था, इसीलिए इनको साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवेन मेरेडिथ के नाम से। तो पूछता है कि किस गवर्नर जनरल को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को। ओवेन मेरेडिथ के नाम से किससे जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। कह कि इसके समय में बंगाल, इसके समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ता है। जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि ओवेन मेरेडिथ के नाम से किससे जाना जाता है? तो लिटन को। आगे लिटन के समय में एक अकाल आयोग बनता है। तो पूछता है कि लिटन के समय में जो 1878 में अकाल आयोग आया उसका अध्यक्ष कौन था? तो रिचर्ड स्ट्रेची। कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची। आगे है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, और इसी समय दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ। तो दिल्ली दरबार के आयोजन होता है 3 बार, 77, 3, 11 याद रखिएगा। 1877 में किसके समय दिल्ली दरबार लगा? तो लिटन के समय में। 1903 में किसके समय में? कर्जन के समय में। और 1911 में किसके समय में? हार्डिंग के समय में। हार्डिंग द्वितीय रहता है, ठीक है। तो 1877, 3, 11 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ है, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया के क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, इस बार पूछा है, ठीक है, 70वीं बीपीएससी में, कि महारानी विक्टोरिया कैसर की हिंद की उपाधि किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1877 में दिया गया था, शाही उपाधि, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला गवर्नर आएंगे इनमें और कुछ काम बचा होगा, ठीक है। तो लिटन के देखते हैं और कि
कि मार्च 1978 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पास होता है? तो लॉर्ड लिट्टन के समय में पारित होता है। ये क्यों रहता है? तो भारतीय समाचार पर प्रतिबंध, कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। विशेषकर किस समाचार पत्र के लिए आता है? तो सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश के लिए वर्नाकुलर प्रेस स्पेशली आता है। साथ साथ और आता है, इसके साथ साथ देख लीजिए इधर साइड में था भारत मिहिर, याद कर लीजिएगा आप लोग भी कि सोम प्रकाश के लिए तो आया ही था, और साथ में कहेगा और कौन था, यदि ऑप्शन ज़्यादा दे दिया जाए तो भारत मिहिर, सहचर और ढाका प्रकाशन, ठीक है, 3 वो और रहता है। भारत मिहिर, सहचर और ढाका प्रशासन को बंद करने के लिए ही आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? तो 1878 याद रखिएगा। कब आता है? 1878। किसके समय में? तो गवर्नर कौन आता है? लॉर्ड लिट्टन द्वारा लाया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि इसको सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा एक कहावत कहा जाता है कि सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा कहा गया, यह आकाश से गिरा हुआ वज्रपात की तरह है। किस एक्ट को कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा कि यह अकाल से, यह कैसा है? तो वज्रपात है, आकाश से गिरा हुआ वज्रपात, यानी कि ठनका हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, उस तरह के। मुंह बंद करो अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। इससे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एगो रहता है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका रहता है जो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में छपने लगता है। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या करता है कि अंग्रेजी में पहले छपता है हिंदी में, तो हिंदी से क्या होता है? अंग्रेजी में हो जाता है। आगे है, नोट में दिया हुआ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पोइनियर अखबार एगो रहता है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या करता है? समर्थन करता है। इसी के समय में 1878 ईस्वी में सशस्त्र अधिनियम आता है। क्या आता है? तो सशस्त्र अधिनियम किसके समय में आया? वर्नाकुलर प्रेस के साथ ही आता है सशस्त्र अधिनियम 1878 में। किसके समय में? तो लॉर्ड लिट्टन के समय में। कह रहा कि जिसके तहत सशस्त्र रखने और व्यापार करने का, मतलब जो भी शस्त्र रखेगा और व्यापार करेगा उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्य कर देता है। कौन कर देता है? लॉर्ड लिट्टन द्वारा कर दिया जाता है 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 78 में, और इधर हो गया शस्त्र अधिनियम 1878 में, 1878 में। आगे है कि इसने सिविल सेवा परीक्षा के में प्रवेश की आयु को क्या करता है? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देता है। नोट में देखिए कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 57 में 23 था, इसके समय में क्या हुआ? अभी 21 से घटा के 19 कर दिया। फिर 59 में जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। खाली याद रखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कब आया? 78 में, और सशस्त्र अधिनियम कब आया? 78 में। एगो अकाल आयोग आया है इसके समय में, ठीक है, जिसका स्टैची रहता है। कौन रहता है? स्टैची। आगे देखिए, लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो पाश्च विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसी को बाद में मुस्लिम एंग्लो पाश्च विश्वविद्यालय है, लिट्टन के समय में अलीगढ़ में स्थापना होता है, ठीक है। आगे आता है रिपन। रिपन आते हैं कब से कब? 80 से 84 तक चलेंगे रिपन। रिपन कब से कब? 1880 से लेकर 1884 तक। देखिए इसको, इस समय में जो प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के को रहते हैं। ग्लेडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1872 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता कौन है? लिट्टन। और उनको किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? तो रिपन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। आगे कह रहा है कि भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र को भी वही सुविधा दी जाती है जो अन्य समाचार पत्र को सुविधा दिया जाता था। इसने कहा कि सिविल सेवा में परीक्षा की आयु जो वो घटा के 19 वर्ष कर दी, फिर बढ़ा के 21 वर्ष कर दिए, उनका उल्टा करते हैं। आगे कह रहा कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन और अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया है? तो बेलेजली। अस्थाई बंदोबस्त बेलेजली, और ये कौन है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन लाते हैं कब? 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। आगे देखते हैं कि इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की करवाई गई।
तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है, मतलब नियमित रूप से 10 वर्ष पर होगा, इसीलिए इसको नियमित जनगणना कहा जाता है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं गिना जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो 81 में क्या हुआ था कि 81 में नियमित जनगणना आता है, इसमें हैदराबाद और राजपूताना को नहीं। 1872 में जो देखे थे, देखिए यहाँ पे नोट में दिले है कि पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय में होता है। संपूर्ण भारत में प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन 20% भारत के कुछ भाग को छोड़ दिया जाता है। तब 72 में आया तो 72 में 20% को छोड़ दिया, और 81 में नियमित जनगणना हुआ रिपिन के समय में, इसमें क्या कहा, हैदराबाद और राजपूताना को नहीं गिना। आगे कहा कि रिपन ने ही सर्वप्रथम 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब आता है, रिपन के समय। तो कारखाना अधिनियम थोड़ा देख लेंगे। प्रथम कारखाना अधिनियम 81 में, दूसरा कारखाना अधिनियम आएगा 91 में, तीसरा आएगा 2011 में, फिर आएगा 2022 में, फिर आएगा 2034 में, ठीक है, 2034 में गड़बड़ हो गया, ठीक। फिर से देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आता है, 81 में, फिर आता है 1891 में, फिर आता है 1911 में, फिर आता है 1922 में, फिर आता है 1934 में, फिर आता है 1944 में। तो ये है जनगणना कारखाना अधिनियम। तब प्रथम बार 81, फिर 91, फिर 11, फिर 22, फिर 34, फिर 44, अंतिम जो है 44 है कारखाना अधिनियम। फिर से देखिए, 81 91, 81 91 11, 11 के बाद 22, 22 के बाद 34, और 34 के बाद 44, ये सब है कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम 81 में आया। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया, 81 में। इसमें क्या था से देखिए, इसमें बच्चा के लिए आता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखाना में प्रतिबंध कर दिया गया। 7 वर्ष से जो कम आयु के होगा वह कल कारखाना में काम नहीं करेगा। 7 से 12 वाला श्रमिक को 9 घंटा से अधिक, यदि 7 से 12 कोई काम कर रहा है तो 9 घंटा से अधिक कार्य पर प्रतिबंध है, 9 घंटा से अधिक कार्य नहीं करेगा। लेकिन यह नियम चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती नील बगान में लागू नहीं होता। वहाँ 7 से 12 से जो बच्चा होगा वो 9 घंटा से अधिक काम कर सकता है, ठीक है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम किससे संबंध है, बच्चा से। 91 जो आता है 1991 में, वो रहता है कथी से, तो माता से, महिला से रहता है, ठीक है। प्रथम वाला बच्चा से, दूसरा वाला महिला से। 3 फरवरी देखिए क्या करें कि 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से, कथी से, प्राथमिक शिक्षा से आता है। तो हंटर आयोग का गठन कब होता है, एक हंटर कमीशन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जांच करने के लिए 1919 में। ये है हंटर जो है शिक्षा से संबंधित है। आपका पूछेगा हंटर कमीशन कब आया, 82 में आया, किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय, कथी संबंधित, शिक्षा से। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश को मुकदमा सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है। भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि यूरोप वाले लोग का भी क्या करेगा, सुनवाई कर सकता है। इसी को इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों ने इसका प्रबल विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे वह यूरोपियों की सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। इल्बर्ट बिल कहा गया, और यह बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल आया, इसका प्रबल विरोध कर दिए, इसी को वापस लेना पड़ा। अंग्रेजी द्वारा विधेयक का विरोध किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह कहेगा किसे कहा गया था, इल्बर्ट विद्रोह। क्यों, क्योंकि श्वेत वाले जो रहते हैं, यूरोपवासियों को हम लोग श्वेत कहते हैं, और सब लोग जो क्या किए कि इस विधेयक का विरोध कर दिए, इसीलिए इस विद्रोह को कहा गया श्वेत विद्रोह। एक व्हाइटमैन कमीशन है, जो साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन है। ये क्या है, श्वेत विद्रोह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा देता है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दिया गया, रिपन को। किसने दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा देता है। कहा कि देखो ये क्या करता है कि जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको समाप्त कर देता है, कारखाना अधिनियम भी लाता है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का उद्धारक कहा गया है, दयालु आदमी, ठीक है। कौन कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डफरिन को देखते हैं। डफरीवाला 1884 से 1888 तक रहेगा कौन, डफरिन। इसमें सबसे अच्छा काम जो होता है इसका याद रखिए, डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना होता है 28 दिसंबर, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होता है कहिया, तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। देखिए लिखल है 1824 से 26,
ठीक है, 51, 52 और 85 से 88 में होता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, 24 से 26 में देखे थे किस संधि के समाप्त होता है, यांडबू की संधि के, किस संधि, यांडबू की संधि के, यांडबू की संधि के तहत 26 में होता है, उसके तहत समाप्त होता है। ठीक है, 3 बर्मा और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है, बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया अंतिम रूप से तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 85 से 88। प्रथम कब हुआ था, 1824 से 26, दूसरा 1851 से 52 और तीसरा 1885 से 88। आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसी के काल में टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट जरूरी नहीं है। आगे बढ़िए। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एव हुम द्वारा, कहाँ किया गया, बम्बई में एव हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ, कौन गवर्नर है, कौन है, डफरिन है। कब किया गया, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ किया गया, बम्बई में। कौन किया, एव हुम द्वारा किया जाता है। आगे 1888 से लेकर 1894 तक रहेंगे लॉर्ड लॉरेंस। कौन रहेंगे, लैंसडाउन। कौन रहेंगे, लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन रहेंगे। लैंसडाउन को देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा रेखा का निर्धारण होता है डुरंड रेखा। ठीक है, अभी वर्तमान में डुरंड कप कौन जीता है, अभी वर्तमान में डुरंड कप कौन जीता है 2024 में, तो नॉर्थ अमेरिका। कौन जीता है, नॉर्थ अमेरिका जीता है डुरंड कप। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि डुरंड रेखा का निर्धारण होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, किसके समय में हुआ, लैंसडाउन के समय। कहा कि 1891 में लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था, रिपन के समय में। दूसरा कारखाना अधिनियम आया है लैंसडाउन के समय। कह कि इसमें स्त्री, पहला था बच्चा से संबंधित, दूसरा है स्त्री से संबंधित, पूछता है। ठीक है, इसमें स्त्री को 11 घंटा प्रतिदिन से अधिक काम नहीं करना है। ठीक है, और सप्ताह में एक दिन कहिए छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, एलिन बिरो के समय में था कि सप्ताह में रविवार की छुट्टी, यहाँ है सप्ताह में कभी भी आप छुट्टी ले सकते हैं एक दिन का। वो है कारखाना अधिनियम 1891 में आता है, स्त्री से संबंधित रहता है। आगे है एल्गिन द्वितीय। ये क्या कहता है, 1894 से 99 तक रहेगा कौन, एल्गिन द्वितीय। कहता है भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है, बहुत फेमस कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में अकाल को नहीं याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो एल्गिन के समय में क्या कहा, एल्गिन का एक कोटेशन खाली याद रखिए कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया, तलवार के बल पर ही रक्षा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्जन है 1899 से 1905 में चलेगा। 1899 से 1905 में चलेगा कर्जन। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करता है और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा था उसको भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित किया गया कर्जन के समय। पहला काम इसका है टंकन, पूछता है कि टंकन, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किसके समय में पारित होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन जो रहेगा 1899 से लेके 1905 तक रहेंगे। कहा कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन को आघात किया और 1899 कलकत्ता में कॉरपोरेशन अधिनियम लाया। जरूरी नहीं है, खाली जानो कि स्थानीय स्वशासन पर आघात करता है कौन, तो लॉर्ड कर्जन। 1901 याद रखेंगे, देखो कि कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, तो सिंचाई आयोग कब आता है, एक में किसकी अध्यक्षता में आता है, ये सब मिलान करने के लिए देता है, इसको ध्यान से देखिए। सिंचाई मैनक्रीफ, सिंचाई किसके समय में होता है, एक में कर्जन के समय मैनक्रीफ। उसके बाद है थॉमस रॉबर्टसन, र से रेलवे आयोग आता है 1902 में, किसके समय में, रॉबर्टसन के समय में। उसके बाद आता है सर एड्रूज फ्रेजर, तब फ्रेजर पर पुलिस से चलता है, तब पुलिस आयोग। ठीक है, फ्रेजर से कौन सब चलता है, पुलिस सब चलता है, तब पुलिस आयोग आया है फ्रेजर की अध्यक्षता में। आगे है सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय से ही रैली निकलता है, तो रैले की अध्यक्षता में। आगे है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पास किया जाता है। ठीक है, 4 में करके सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक
अकाल आयोग। तो अकाल आयोग जो इसके कर्जन के समय में आया है, किसकी अध्यक्षता में? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे कह रहा गठन किया है सैन्य अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज, क्वेटा कॉलेज की भी स्थापना कर्जन के समय में होता है। कह रहा कि प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के समय में आता है। पहली बार ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित और मरम्मत करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। आएगा कर्जन के लिए ही इसके कार्य में ही कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना करता है। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उद्योग की स्थापना, सहकारी उद्योग समिति अधिनियम आता है 1904 में कर्जन के समय में, जिसके तहत सहकारी समिति की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज और रुपया कर्ज देने की व्यवस्था किया गया है। सहकारी उद्यम समिति कब आता है? 4 में। कृषि बैंक की स्थापना भी करते हैं कर्जन। आयकर 1901 में कृषि के लिए इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया जाए। 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान खोला जाता है। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रांत में और केंद्र स्तर पर एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना किया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने किचनर परीक्षण से सैनिक प्रशिक्षण को शामिल करने के युद्ध क्षमता को बढ़ाने के कहेगा। कर्जन के समय में सैनिक की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता था? किचनर परीक्षण। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का उद्घाटन होता है। ठीक है, ऐसे इसका शिलान्यास हुआ है कब? 1906 में। ठीक है, लेकिन देता है कर्जन के समय में। कर्जन ने कहा कि कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था? ठीक है, तो देखिए इसके समय में कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन की घोषणा अप्रभावी याद रखना है कि बंगाल विभाजन 5 में हुआ। घोषणा कब होता है बंगाल विभाजन की? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ से घोषणा होता है यही याद रखना है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ किया गया था? शिमला में किया गया था। और यह प्रभावी हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, मतलब कि लागू हो जाता है। और बंगाल में 2 प्रांत में बट जाता है, एगो पूर्वी बंगाल और उसके साथ पूर्वी बंगाल में असम रहता है, एगो पश्चिमी बंगाल। ठीक है, और इसका मुख्यालय बना जाता है पूर्वी बंगाल का ढाका में। ठीक है, और देखिए आगे कह रहा है कि ब्लूमफील्ड कौन रहता है? पूर्वी बंगाल के लिए पूर्वी में ब आता है तो ब्लूमफील्ड वहाँ के गवर्नर बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब पश्चिमी बंगाल के बनते हैं एंड्रोज फ्रेजर। कौन बनते हैं? एंड्रोज फ्रेजर बनते हैं। कह रहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्य के अधिकारों के लेकर कर्जन और किचनर में मतभेद हो जाता है और क्या करता है कि कर्जन को त्यागपत्र देकर वो वापस लौट जाता है 1905 में। आगे हम लोग मिंटो देखेंगे।